नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से हमारी नजर रहती है। मैं हूं शहला निगार। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। यूएनजीए में भारत की मेजबानी में ग्लोबल साउथ के समान विचारधारा वाले देशों की उच्च स्तरीय बैठक। एस जयशंकर ने विकासशील देशों की एकता के लिए रखे अहम प्रस्ताव। यूएनएचआरसी में भारत की दो टूक। अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान। अपनों पर बमबारी के बजाय अर्थव्यवस्था को बचाने की सलाह। ताइवान में रागासा तूफान से अब तक 14 लोगों की मौत, 129 लापता। हांगकांग में 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्कूल भी बंद। चीन में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। कोलकाता में भारी बारिश के बाद तबाही। भाजपा ने ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। मृतकों के परिवार को मुआवजे की मांग। एशिया कप में आज भारत सामने बांग्लादेश की चुनौती। जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का पलड़ा भारी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न देखने को मिल रहा है। जी हां, जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाई नाम किए गए हैं रद्द। भाजपा के विरोध के बाद कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि सर्वेक्षण ऐप में 14 जातियों का उल्लेख नहीं है। भाजपा ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का लगाया था आरोप। भाजपा नेताओं ने पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष से की थी मुलाकात। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न देखने को मिला है। जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाई नाम रद्द किए गए हैं। भाजपा नेताओं ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और भाजपा के विरोध के बाद कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया है। जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाई नाम रद्द किए गए हैं। भाजपा के विरोध के बाद ये फैसला लिया है कांग्रेस सरकार ने। तो जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न देखने को मिला है। आयोग ने कहा है सर्वेक्षण ऐप में 14 जातियों का उल्लेख नहीं है। तो जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाई नाम रद्द कर दिए गए हैं। भाजपा ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। भाजपा नेताओं ने पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जातिगत सर्वेक्षण से जुड़ी हुई कर्नाटक सरकार का यू टर्न देखने को मिला है। जातिगत सर्वेक्षण पर जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाई नाम रद्द किए गए हैं। आयोग ने कहा है सर्वेक्षण ऐप में 14 जातियों का उल्लेख नहीं है। भाजपा ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का आरोप लगाया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें यूएनजीए में ग्लोबल साउथ के समान विचारधारा वाले देशों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इस बैठक की मेजबानी की। इस अवसर पर उन्होंने विकासशील देशों की एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि आज जब वैश्विक चुनौतियां और जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि ग्लोबल साउथ समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर देखें। ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को मजबूत करने और एकजुटता और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग बढ़ाने, भविष्य की तकनीकों विशेष रूप से एआई की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर उसके सकारात्मक उपयोग की दिशा में पहल करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों को अपनी विशिष्ट क्षमताएं जैसे कि वैक्सीन निर्माण, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, कृषि पद्धतियां
और लघु एवं मध्यम उद्योगों की संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। साथ ही साथ जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के क्षेत्र में ऐसे प्रयास हों जो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखें। बैठक में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। India would propose the following points for your collective consideration. 1. We utilize existing forums to strengthen consultations among Global South with a view to enhance solidarity and encourage collaboration. 2. Bring to the table specific strengths, experiences, and achievements that we may have individually developed, but which can actually benefit fellow Global South members. और भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर वैश्विक पटल पर आईना दिखाया है। मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी ने आतंकवाद के एक्सपोर्ट का सवाल खड़ा किया। उन्होंने भड़काऊ बयानों के दुरुपयोग की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान दे। भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की। A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की। Council must remain universal, objective, and non-selective in its approach. Our collective efforts should foster unity and constructive engagement, not division. We are concerned by the continued proliferation of country-specific mandates. Far from advancing the Council's core mandate, they reinforce perceptions of bias and selectivity. Focusing narrowly on the human rights situation in a few countries distracts us from the urgent and shared challenges the world faces. We firmly believe that lasting progress can only be achieved through dialogue, cooperation, and capacity building, always with the consent of the state concerned. At a time when the world is struggling with multiple crises, the Council's work should be channelized into forging consensus through a non-politicized and forward-looking approach. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल शेख अल के दुखद निधन पर गहरी संवेदना। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सऊदी अरब और उसके लोगों के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज सियोल में कोरिया की संस्कृति, खेल और पर्यटन समिति के सदस्यों किम जे वोन और जिन जोंग ओह से मुलाकात की। सियोल में हुई इस बैठक में इंडिया कोरिया को प्रोडक्शन अग्रीमेंट को मजबूत करने, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने, ब्लॉकचेन और कंटेंट मैनेजमेंट पर चर्चा हुई और इस दौरान पायरेसी और कंटेंट प्रोटेक्शन पर भी बात हुई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वेज और वेव्स बाजार जैसी पहलों पर भी बात की और नवंबर 2025 में गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। दोनों पक्षों ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग से संबंधित मामलों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने की आवश्यकता पर
चर्चा की। इस दौरान एशिया आधारित घरेलू ओटीटी प्लेटफॉर्मों की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में भारत और कोरिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया गया। इस दौरान किम जे वोन ने भारत में बिताए समय और म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ अपने एसोसिएशन के बारे में बात की। वहीं निशानेबाजी में 4 बार के ओलंपिक चैंपियन जिन जोंग ओह ने संस्कृति और खेलों में पोटेंशियल एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी चर्चा की। और आपको बता दें कि झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुमला में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गए। बिशुनपुर थाना क्षेत्र के केच की दोहरी टोली में आज सुबह हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली छोटू भी मारा गया है। गुमला एसपी हरीश बिन जबा ने 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इलाके में तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। तो गुमला में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। झारखंड के गुमला में 3 आतंकवादी ढेर हुए। जेजेएमपी के ये उग्रवादी थे जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। तो झारखंड से बड़ी खबर, बिशुनपुर थाना केच की दोहरी टोली में ये मुठभेड़ हुई। गुमला इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। झारखंड के गुमला में 3 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और रुक करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। और इस विशेष सीरीज में एक नेतृत्व एक प्रेरणा में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी यादों को साझा किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ है उनका कहना। Modi means making of developed India. This was my description initially. India is moving forward. Now it's being recognized and respected worldwide. Our voice is heard with attention and given due respect and taken cognizance of. Sri Narendra Bhai Modi is a thinker, a visionary. He thinks and he acts on it. I call him as a doer. I always used to say, leader means character, caliber, capacity and conduct. All these 4 qualities are best suited for Sri Narendra Bhai Modi. As I have completed my tenure as a constitutional functionary, I don't want to get into politics or speak of present day politics. I only say that both of us come from the RSS background. RSS means ready for selfless service. Discipline, dedication, devotion used to be the hallmarks. Fortunately, we acquired them from that great organization. As I said, Narendra Bhai is a thinker and a doer. He always used to think about the country. I remember one day when he came to my house, my wife took him to puja room and then offered some tilak and prasada. And she said she wanted to convey something to him. उन्होंने कहा बोलिए. She said आप थोड़ा रात में सोना चाहिए, पर्याप्त नींद हमेशा बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री ने कहा मैं क्या करूं, नींद आता नहीं, ज़्यादा मैं रात में हमेशा सोचते रहता हूँ. As I said, he always used to think about doing something good, doing something great for the nation. And he always used to think about the upliftment
of the poorest of the poor and also the women folk. Narendra Bhai believes in the principle of reform, perform and transform. That's why he brought in a lot of transformation. One day in the cabinet and we were discussing about housing, the Prime Minister said we must provide houses to all the people and also open bank account for every individual. I said, हमारा कार्यकाल में 5 साल में एक काम पूरा करेंगे. उन्होंने कहा 5 साल. मैंने कहा तो देश पूरा कवर करना है तो समय लगेगा. उन्होंने कहा नहीं 1 साल में होना चाहिए. He always brought reforms, came with new and innovative ideas. That's why India could reach this position. Whether you call it as the expansion of the airports across the country, or the introduction of Vande Bharat Rail, or the new train connections including to Srinagar, any initiative, he always used to try to reach the top. That was his aim and he works on that. He always used to hear the advice or the divergent opinions of colleagues and then at the end of it used to come to conclusions. That's why he proved to be a good administrator. Sri Narendra Bhai's tenure of this 11 years, of his continuously, is really brought so many milestones in various segments of development. He always used to be on time. I remember my days as party president. He used to come before the commencement of the meeting and used to tell everybody, Venkaiah ji hai. Even parliamentary party meeting also, he used to come beforehand and used to sit in the front rows. Because he wanted to set example to others as the Prime Minister, as the leader of the country. Punctuality, discipline. He was always worried about the menace of terrorism, separatism. One of the biggest achievements during his tenure is crushing these terrorist activities and crushing the separatist forces. This is one of the major achievements. And remarkably, one has to think about the abrogation of Article 370. We used to think about it and dream about it since our childhood. But during his tenure, he brought that legislation of abrogation of Article 370 and got it approved. Construction of Rama Temple and also abolition of Triple Talaq, providing equal opportunities to all, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, and also trying to bring in a lot of new initiatives. As Urban Development Minister, we discussed and then he gave me the idea of smart cities. And we could go for smart cities across the country in different states. Then also he was instrumental in bringing drinking water to every house in the country. That was one of his pet schemes, I remember, as a minister. Then in Parliament also, he used to be on time and as and when required, he used to respond to the queries raised by others. Otherwise, normally, he used to leave the subjects to the concerned ministers. He used to intervene as and when required and he used to speak exhaustively about various issues and the questions raised by opposition members. I was a chairman of the Rajya Sabha. I used to enjoy the debates and reply by the Prime Minister was much awaited. In spite of disturbances from at times, he always used to explain in detail and complete whatever he wanted to say. That was his contribution to the parliamentary debates in the country. I wish him all the best and hope that the remaining part of agenda, of development agenda, will be completed during his tenure and India will grow to further heights and we are facing challenges in the international front. I am sure under his leadership
will be able to counter those challenges also successfully. I hope in the coming days also, with the best policies in mind and with reforms agenda in hand, we will be able to sustain developmental story of India and become third largest economy in the world. और अब बात डीडी न्यूज़ की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2016 में शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की, यूपीआई की, जिसने डिजिटल भुगतान को सहज और आम लोगों के लिए काफी आसान बना दिया। इससे न केवल रोजमर्रा के लेन देन में क्रांति आई, बल्कि आम लोगों का जीवन भी आसान हो गया। भारत में डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है यूपीआई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में शुरू किया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज हर भारतीय की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सफलता की इस कहानी के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। वो लंबे समय से देश में डिजिटल पेमेंट पर जोर दे रहे हैं और यही वजह है कि आज देश में यूपीआई से हर महीने 18 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। देश भर में 6.5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी और 49 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अब यूपीआई से जुड़ चुके हैं। पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि अब न कैश की जरूरत है और न कार्ड की। बेहद कम समय में ही यूपीआई ने इतिहास रच दिया है। यूपीआई और जनधन योजना की मदद से कस्टमर का सीधा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। हिसाब किताब मैं अपने मोबाइल फोन पर ही देख लेता हूँ अपना। जनधन में खाता खुलवाने से स्वनिधि लोन भी मुझे आसानी से मिल गई। तो उसके बाद में लोन से मैंने ये दुकान पूरी इतनी बड़ी कर दी। इसी दुकान की बदौलत मैं अपनी बेटी की पढ़ाई भी करवा रहा हूँ। 2017-18 में यूपीआई से जहां ट्रांजैक्शंस की संख्या 92 करोड़ थी, वहीं 2024-25 तक ये बढ़कर 18,587 करोड़ रुपए हो गई है। लेन देन का कुल मूल्य भी 1,10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, यूपीआई अब दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भी बन चुका है। हर दिन 64 करोड़ से ज्यादा लेन देन के साथ यूपीआई ने वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई अब इंटरनेशनल भी हो गया है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस जैसे देशों में इसकी सुविधा शुरू हो चुकी है। फ्रांस में इसकी एंट्री यूरोप में भारत के डिजिटल असर की शुरुआत है। All these things which we have seen, whether it is digital public infrastructure, UPI payments, which is record, Aadhaar, that is all technology which came out with his vision. It's really a record breaking, because World Bank in his report has said India did in 6 years what it would have taken 50 years. So the accelerated pace of this could be only done with technology. यूपीआई ने भारत में रोजमर्रा की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। एक ही ऐप से सारे काम पूरे हो रहे हैं। अब बैंक अकाउंट्स को एक ही ऐप में लिंक कर 24/7 इंस्टेंट पेमेंट किया जा सकता है, वो भी बिना बैंक डिटेल्स शेयर किए। रोजमर्रा की जिंदगी अब आसान हो गई है। बिल पे करना हो, रिचार्ज करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ अब बस एक टैप की दूरी पर है। यूपीआई से कैश की जरूरत कम हुई है और भरोसा बढ़ा है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं, एक परिवर्तन है। भारत अब डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। एक तेज, सुरक्षित
और समावेशी भविष्य की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में शारदीय नवरात्र का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई। देवी के इस रूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है। इनकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा है और इसी के चलते माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा है कि नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देश भर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है। और आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से बैटिंग ऐप मामले में मंगलवार को लंबी पूछताछ की और ये पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली। 43 वर्ष के युवराज मंगलवार दोपहर 12 बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे और रात 8 बजे से कुछ समय पहले वहां से बाहर निकले। ईडी ने इस जांच के तहत पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा के अलावा तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की। इसी मामले में अभिनेता सोनू सूद को भी ईडी ने तलब किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।